हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा लेक्चर नंबर 3 टिश्यूज चैप्टर का। ये पार्ट 2 होने वाला है। एनिमल टिश्यूज का पार्ट 1 अवेलेबल है और साथ के साथ आपको एक लेक्चर में हमने पूरा प्लांट टिश्यू को खत्म किया, आप उसको जाके चेकआउट करो। और इसके बाद हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सीबीएसई के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल आप कभी भी इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ाई हो भी नहीं सकते क्लास 9 लेवल पे, जितना मैंने डेप्थ में आके आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप जाके लेक्चर को देखो, फिर आपको डिटेल का पता चलेगा और साथ के साथ आपको एक नया फील आएगा बायोलॉजी में जो आप देख पा रहे होगे और सुन पा रहे होगे। और आप यहाँ पे हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर बात कर रहे होंगे और हम लोग ने एपिथेलियल टिश्यूज को खत्म कर दिया है पार्ट 1 में। आप इसका पार्ट 1 जाके देखो। अगर हम बात करते हैं कि एनिमल टिश्यूज में हम लोग क्या बात किए, एनिमल टिश्यूज में हम लोग देखे कि एनिमल टिश्यूज में हम लोग 4 पार्ट के ऊपर बात किए थे। सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि हमारा एपिथेलियल टिश्यूज होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होता है, मस्कुलर टिश्यूज होता है, उसके बाद नर्वस टिश्यू होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि अगर हमारा एक एक लाइन में अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ एपिथेलियल फंक्शंस बताओ मेरे को, तो आप क्या बोलोगे कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या करता है। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमारा प्रोटेक्शन करता है, कवरिंग करता है और लाइनिंग में मदद करता है। कनेक्टिव टिश्यूज का काम क्या होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और लिंकेज देता है। फिर हमारा मस्कुलर टिश्यूज का काम क्या क्या होता है, ये हमारा कहीं ना कहीं लोकोमोशन और मूवमेंट में हमारा मदद करता है। नर्वस टिश्यूज का क्या काम होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। ये सारे एक एक वर्ड को हमने एक्सप्लेन किया, आप जाके चेकआउट करो, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह का वो लेक्चर था और आप उसका नोट्स प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से बनाओ। फिर हम लोग ने एपिथेलियल टिश्यूज के ऊपर बात किया कि हमने बोला था कि एपिथेलियल टिश्यूज जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है सिंपल एपिथेलियम, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो हमारा होता है वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि वो एपिथेलियम होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एक लेयर दैट मींस कि सिंपल एपिथेलियम को भी सिंपल स्क्वामस और उसके बाद सिंपल स्क्वामस के बाद हम लोग क्यूबाइडल में बांटे, स्क्वामस, क्यूबाइडल और कोलमनार में बांटे। सिंपल स्क्वामस का कोई डिवीजन हम लोग नहीं पढ़े, पर सिंपल क्यूबाइडल में हम लोग देखें कि अगर हमारा मॉडिफिकेशन आता है एपिथेलियल टिश्यू में तो सीलिया का फॉर्मेशन होता है या माइक्रोविलाई जिसको हम लोग ब्रश बॉर्डर बोलते हैं। तो अगर हमारा वो टिश्यूज क्यूबाइडल है तो हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे सिंपल क्यूबाइडल। फिर अगर सीलिया आया है तो उसको बोलेंगे सिलिएटेड क्यूबाइडल। अगर उसमें माइक्रोविलाई है तो उसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर या माइक्रोविलाई क्यूबाइडल। फिर हमारे पास आता है कोलमनार टिश्यूज। कोलमनार टिश्यूज में हम लोग ने बात किया कि अगर हमारा मॉडिफिकेशन सीलिया आता है, अगर कुछ नहीं आता है तो सिंपल कोलमनार, सीलिया आता है तो सिलिएटेड कोलमनार, माइक्रोविलाई आता है तो हमारा माइक्रोविलाई कोलमनार। उसके बाद हम लोग ने बात किया कि ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो सिंगल सेल्स की ग्लैंड के जैसा एक्ट करते हैं। व्हाट डू मीन बाय ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर मतलब कि जो अपना सिक्रेशन को कर सके। सिक्रेशंस को भी करने के लिए 3 माध्यम हमने बताया, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन और मिक्स ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ने बात किया कि जो हमारा सिक्रेशंस होता है वो पोर ऑफ सिक्रेशन जो होता है अगर वो डायरेक्टली कर रहा है मतलब कि टारगेट ऑर्गन पे तो उसको हम इंडोक्राइन बोलेंगे, जिसको हम डक्टलेस भी बोलते हैं। अगर वो डक्ट के माध्यम से कर रहा है तो उसको हम एक्सोक्राइन बोलेंगे। अगर वो डक्ट और दोनों माध्यम से कर रहा है तो उसको मिक्स और हेट्रोक्राइन बोलेंगे, जिसका एग्जांपल आपके बुक में पैनक्रियाज दिया हुआ है, टेस्टिस दिया हुआ है, ओवेरी दिया हुआ है। अब उसके बाद हम लोग ने देखा कि ठीक है इतना बात समझ में आ गया। फिर हम लोग ने जंक्शन देखे, टाइट जंक्शन, उसके बाद हम लोग ने देखा एडहेरिंग जंक्शन, उसके बाद हम लोग गैप जंक्शन के ऊपर बात किए थे। तो ये सारा चीज आप जाके वहां पे देखो। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यूज, जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे। हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर हम लोग बात करते हैं। यहाँ के इसके जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे वाइडली स्पेस्ड। कैसे होते हैं, वाइडली स्पेस्ड मतलब ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और इम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मतलब कि इंटरसेलुलर एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, एक क्या होता है सेल के बाहर, एक क्या है सेल के अंदर। इंटरसेलुलर है ना, इंटरसेलुलर एक होता है इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर तो मतलब हो गया सेल का बाहर, ठीक है, सेल का बाहर। अगर हम बात करते हैं इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर, ठीक है, देखो एक तो हो गया इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर मतलब सेल के अंदर वाला जो बात है उसी को हम इंटरसेलुलर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा वाइडली स्पेस कहाँ पे है और इम्बेडेड कहाँ पे, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब उसके बाद ध्यान से देखो, इसका बेसिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक फंक्शन क्या है, ध्यान से समझना। ये जो हमारे ऑर्गन होते हैं ना, उसको एक सही तरीका से स्पेस प्रोवाइड करता है, उसके सही पोजीशन को मेंटेन करके रखता है। तो बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट डिफरेंट ऑर्गन एंड कीपिंग देम इन अ प्लेस। ये हो गया। अब ध्यान से देखो, अब हमने बताया था
कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यूज है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, उसके बाद हमारा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। यहाँ पे देखो मैंने अभी क्लासिफिकेशन कराया था, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में हम लोग फिर एक और देखे थे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे पास क्या है, डेंस लूज कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ रहे हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज एज पर नेम क्या दिखा रहा है हम लोग को, कि जो सेल्स यहाँ पे होंगे वो कहीं ना कहीं सेल्स और फाइबर कैसे होंगे, लूजली एग्रीगेट होंगे। कैसे होंगे, लूजली एग्रीगेट होंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे, लूजली एग्रीगेट होंगे। अब उसके बाद किसमें होंगे, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में। जैसे कि आप ध्यान से समझना कि जब आप एक मैगी बनाओ जिसमें क्या हो कि पानी का मात्रा थोड़ा ज्यादा दो, और एक मैगी बनाओ जिसमें पानी का मात्रा कम दो, तो दोनों मैगी में क्या देखोगे कि आप मान लो ना कि मैगी को फाइबर मान लो, तो वो जो मैगी होगा ना, वो जिसमें पानी ज्यादा डालोगे उसमें क्या होगा, जो लूजली एग्रीगेट होगा। पर अगर हम बात करते हैं पानी जिसमें कम डालेंगे उसमें क्या होगा, लूजली एग्रीगेट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, उसी तरह से लूज कनेक्टिव टिश्यूज को याद रखना कि एक ऐसा मैगी है जहां पे क्या होगा, लूजली एग्रीगेट होगा, और हमारा किसमें, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में। अब सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब कहीं ना कहीं कोई फ्लूइड का बात कर रहा है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज को दो पार्ट में बांटे हैं, एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे समझना है, एरुले का मतलब होता है स्पेस, एरुले का मतलब होता है स्पेस। अब आगे देखो क्या बता रहे हैं कि ये जो हमारा एरुलर टिश्यूज होता है, इसमें बहुत तरह के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सबसे पहला सेल्स जैसे कि फिब्रोब्लास्ट हो गया, मैक्रोफाज हो गया, उसके बाद मास्ट सेल्स हो गया, ईओसिनोफिल्स हो गया। अब ध्यान से देखो, ईओसिनोफिल्स के बाद हमारे पास और भी सेल्स है, जैसे कि देखो ध्यान से, ईओसिनोफिल्स के बाद हमारे पास और भी सेल है। देखो ईओसिनोफिल के बाद न्यूट्रोफिल्स हो गया। जब आप ब्लड चेकअप कराने जाओगे ना, तो आपको बहुत ऐसा टेस्ट लिखेगा जिसमें ये सारा आपको नाम दिखेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ईओसिनोफिल्स होगा। उसके बाद आपके पास एक्टिवेटेड बी सेल्स होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाज, मास्ट सेल्स, ईओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एक्टिवेटेड बी सेल्स, ये सारा सेल्स आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ सेल्स के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके बॉडी में ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है और आपको बहुत जगह क्वेश्चंस में मिलता भी है, इसीलिए आपको मास्ट सेल्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मस्ट सेल्स के बारे में, तो आपको क्या जानना है कि मस्ट सेल जो प्रोड्यूस करता है वो हेपेरिन करता है, सेरोटोनिन करता है और हिस्टामाइन करता है। हेपेरिन करता है, सेरोटोनिन करता है और हिस्टामाइन करता है। ये तीनों के अलग अलग अपने अलग अलग फंक्शंस है। जो हेपेरिन होता है वो एक तरह का एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है, एक तरह का एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब कहीं ना कहीं वो कोगुलेशन का काम कराता है। ठीक है, कोगुलेशन मतलब कि एक तरह से ब्लड का क्लॉटिंग हो गया या फिर किसी भी तरह का कोगुलेशन का काम कराता है। जैसे कि सेरोटोनिन, सेरोटोनिन को हम वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर बोलते हैं। आपको एग्जाम में आएगा कि विच इज नॉन एज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब ये देखो वेसल्स अभी क्या हमारा खुला हुआ था, यहाँ जाके क्या हुआ, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। दैट मीन्स कि इसका जो लंबाई है, इसका जो चौड़ाई है वो कम यहाँ हो गया। पर अगर ये शेप में तो इसको हम बोलेंगे डायलेट हुआ है। तो जब डायलेट कौन करता है, हिस्टामाइन क्या करता है, वेसल्स को डायलेट करता है। हमारे बॉडी में बहुत ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे ब्लड को डायलेट होना होता है, जहां मान लो कि चोट लग गया, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। मान लो कि हमारा क्या है कि कुछ केस में ब्लड का फ्लो ज्यादा जाना जरूरी है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ब्लड हमारा क्या है कि हमारा उस वक्त डायलेट हो जाएगा। दैट मींस कि पाइप जो हमारा ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा ओपन हो जाएगा। ओपन मतलब कि हमारा इस तरह का शेप में आया, और कुछ समय में अगर ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट होना होगा तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट भी होगा। एज पर सिचुएशन हमारा हेपेरिन और हिस्टामाइन और सेरोटोनिन हमारा बॉडी में रिलीज होता है। और कौन निकालता है, मास्ट सेल। ये मास्ट सेल होते क्या है, हमने बोला था कि हमारा जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, दे हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाज, मास्ट सेल्स, ईओसिनोफिल्स, एक्टिवेटेड बी सेल्स। और साथ के साथ मैंने बताया कि जो मास्ट सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामाइन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। हिस्टामाइन का काम क्या होता है, एक तरह से ये वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोडाइलेटर का काम करता है। सेरोटोनिन एक तरह का हमारा काम करता है वैसोकंस्ट्रिक्टर। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट का काम करता है। अब आगे देखते हैं कि हमको आगे क्या जानना है। ध्यान से देखो कि अब अगर हम बात करते हैं इट हैज अ फाइबर सेल्स। अब हमारे पास बात आता है कि क्या इसके पास कुछ फाइबर सेल्स भी होते हैं। यस, इट हैव अ इंपॉर्टेंट फाइबर्स, जो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो फाइबर सेल्स यहाँ पे है हमारे पास, जिसको हमको जानना है कि कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे और इलास्टिक फाइबर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कोलेजन फाइबर मिलेंगे और इलास्टिक फाइबर्स मिलेंगे। और ये जो कोलेजन फाइबर होता है ये कहीं ना कहीं व्हाइट इन कलर होता है। कैसा होता है,
कोलेजन फाइबर कैसा होता है, व्हाइट इन कलर होता है। ये हमारा कैसा प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन अ बंडल्स, अनब्रांच होगा। कैसा होगा, अनब्रांच होगा। अनब्रांच का मतलब बंडल्स में तो प्रेजेंट है, बंडल्स में तो प्रेजेंट है पर ब्रांच नहीं है। पर अब यहाँ पे देखो ये हमारा कैसा होता है, येलो इन कलर होता है। कैसा होता है, येलो इन कलर होता है। कुछ इस तरह का आपको दिखेगा येलो इन कलर का, ठीक है, येलो इन कलर का। और ये ब्रांच टाइप का आपको दिखेगा। ब्रांच मतलब कि इसका अलग अलग ब्रांच है ना, देखो यहाँ पे, इससे आप ब्रांच कर देते हैं। तो ये जो हमारा इलास्टिक फाइबर है वो येलो इन कलर का होता है और इंडिविजुअल होता है, ब्रांच्ड होता है, प्रोड्यूस इलास्टिसिटी। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलास्टिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम देख पा रहे होंगे कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलास्टिसिटी को, और ये क्या, कोलेजन फाइबर क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपके बुक में दिए होंगे। हो सकता है कि इसका आपको लेबलिंग ना मिले, पर मैंने लेबलिंग करके दिया है और वो भी अच्छी तरीके से उसके फंक्शंस को लिख के दिया। ध्यान से देखो, अब आपके पास देखो इस तरह का कुछ सेल्स आपको देखने को मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैक्रोफाज। जिसको क्या बोल रहे हैं, मैक्रोफाज। मैक्रोफाज को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस सेल्स। मैक्रोफाज को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस सेल्स। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में क्या करे, इनगल्फ करे पैथोजेंस को और उसको डिस्ट्रॉय कर दे। उसको क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। ये हमारे पास क्या है, कोलेजन फाइबर। ये हमारे पास क्या है, कोलेजन फाइबर है। और देखो ये हमारे पास, देखो ये है ना, इस तरह का शेप है जिसको हम न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। जब 11th में जाओगे तो आपको शेप देख के नाम पहचान करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ईयरबड मतलब कि है ना, ईयरबड टाइप का आपको शेप मिल रहा है, हेडसेट टाइप का। तो इस तरह करके भी आपको पहचानना होगा। यूसिनोफिल्स जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको आगे जाके पता चलेगा। न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स का काम होता है एलर्जी के वक्त क्या करता है, ये कहीं ना कहीं रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज करता है केमिकल्स को। अब ध्यान से देखो, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मास्ट सेल्स है। ये एक्टिवेटेड बी सेल्स है जो एक तरह से एंटीबॉडी क्रिएट करता है हमारे बॉडी में। और ये हमारे पास फिब्रोब्लास्ट सेल्स है जो फाइबर्स को सिक्रेट करता है। ये क्या सिक्रेट करता है, फाइबर्स को सिक्रेट करता है। ये हमारे पास क्या है, इलास्टिक फाइबर है। ये देखो ये इलास्टिक फाइबर से क्या है, इलास्टिक फाइबर से। और ये हमारे पास क्या, अंदर का सब्सटेंस जिसको हम लोग ग्राउंड सब्सटेंस का नाम दे दिए हैं। अब हमारे पास क्या है, लोकेशंस एंड फंक्शन ऑफ एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो जब हम बात करते हैं लोकेशंस और उसके फंक्शंस के ऊपर कनेक्टिव टिश्यूज का, तो ये हमको प्रोवाइड करता है बेसिक फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम एंड इट इज प्रेजेंट बिलो द स्किन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज होता है वो कहीं ना कहीं स्किन के प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क। सबसे पहला पॉइंट, ये क्या प्रोवाइड करता है, बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। किसके लिए, एपिथेलियल के लिए। जैसे समझो कि हमारा मान लो कि ये एपिथेलियल का टिश्यूज हो गया, ये हमारे पास एपिथेलियल का टिश्यूज हो गया। तो इसके नीचे क्या, इसके नीचे ही कनेक्टिव होगा, कभी भी कनेक्टिव ऊपर नहीं होता। इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ये हमारा एपिथेलियल का टिश्यूज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यूज हो गया। तो ध्यान से समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि इट इज प्रेजेंट बीनीथ बिलो स्किन, कनेक्टिंग स्किन विद इन अंडरलाइंग मसल्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक डायग्राम टाइप से आपको बताया। एक बार फिर से लोकेशन आप देखो कि मैंने क्या बोला, ये फ्रेमवर्क के जैसा प्रोवाइड करता है किसको, एपिथेलियम। प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम एंड इट इज प्रेजेंट बीनीथ स्किन। ये हमेशा क्या है, स्किन हमारा क्या, एपिथेलियल टिश्यूज है, तो स्किन के नीचे प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, कनेक्टिंग स्किन विद अंडरलाइंग मसल्स। और किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, मसल्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। हमने बोला कि मैंने कुछ डायग्राम बनाया है जो आपको इंपॉर्टेंट दिखेगा। देखो जैसे कि हमारा क्या, ये स्किन का लेयर है, ठीक है, जिसको हम एपिडर्मिस, स्किन मतलब कि आउटर लेयर है। आपको मैंने बताया था कि केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड करके मैंने कल आपको ये बताया था कि हमारा स्किन क्या है, क्रेटिन है ना। कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारा ड्राई है, यहाँ पे क्या होता है, इम्प्रेवेबल होता है, स्टो के अंदर चल जाता है। यहाँ पे अगर हम वाटर को गिराएं तो क्या होगा, वाटर हमारे में अंदर तो नहीं जाएगा, अंदर नहीं ना जाएगा, ये क्या होगा, नीचे गिर गया। तो इसको हम पूछ भी सकते हैं, ये तो बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर तो नहीं जा रहा है। तो दैट मींस कि हमको इतना बात समझ में आ गया कि इसलिए हम केराटिनाइज शब्द यूज करते हैं। जो हमारा आउटर लेयर होता है वो इम्प्रेवेबल होता है वाटर के लिए, दैट मींस कि उसको अंदर जाने नहीं देता है। अब उसके बाद ध्यान से देखो, ये लेयर को हम हाइपोडर्मिस बोल रहे हैं, जहां पे हम लोग बोल रहे हैं एरोलर। कहा क्या बोल रहे हैं, एरोलर। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये डायग्राम से हमने अपनी बातों को समझाया जो आपको समझना था। देखो ये हमने मसल्स दिखाया यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, डायग्राम में मैंने बोला था ना कि मसल्स के साथ कनेक्ट करता है। अब हमारे पास आगे देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि एरोलर टिश्यूज जो होता है वो फिल स्पेस इनसाइड ऑर्गन। उसके बाद इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड द बोन मैरो।
तो अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि एरुलर टिश्यूज का लोकेशन क्या होता है। तो हम जब लोकेशन का बात करते हैं तो एरुलर टिश्यूज फिल स्पेस, ये क्या करता है, एरुलर टिश्यूज क्या करता है, स्पेस फिलिंग टिश्यूज होता है। दैट मीन्स कि जितने भी हमारे बॉडीज में स्पेस होते हैं वहां पे ये प्रेजेंट होता है, और ये स्पेस को फिलिंग टिश्यूज भी बोला जाता है हमारे, जैसे कि ऑर्गन में, ऑर्गन के इनसाइड भी प्रेजेंट होता है। एंड फाउंड बिटवीन स्किन, स्किन के बीच में भी पाया जाता है, जो मसल्स और स्किन को जोड़ के रखता है। और अराउंड ब्लड वेसल्स, और कहां पे, ब्लड वेसल्स के अराउंड, जैसे ये हमारा ब्लड वेसल्स है तो उसके अराउंड में भी क्या है हमारा, कहीं ना कहीं हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें हमारा कौन सा टिश्यूज है, एरुलर टिश्यूज। अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि नर्व्स एंड द बोन मैरो। बोन मैरो हमने बोला था कि हमारा जैसे ये बोन है तो बोन मैरो का सेल्स हमारा कहां पे होता है, यहाँ पे होता है ना, बोन में होता है। अब देखो हम लोग एडिपोज टिश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं। एडिपोज टिश्यूज जो हमारा होता है वो क्या होता है, एरुलर टिश्यूज खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगा कि एडिपोज टिश्यूज कोई अलग टिश्यूज नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ एरुलर। दैट मीन्स कि जब एरुलर टिश्यूज का ही एक तरह का फॉर्म है, जब वो स्पेशलाइज हो जाता है तो वो क्या बना लेता है, एडिपोज टिश्यूज, मेनली प्रेजेंट बिनीथ स्किन। ये भी क्या है, स्किन के बिनीथ मतलब नीचे ही प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद क्या हम बोल रहे हैं कि क्या होता है, ये बनता कैसे, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली गेट कन्वर्टेड इन द फैट एंड स्टोर इन अ सेल नॉन एज एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ फैट, जैसे जो तुम खाना खा रहे हो वो फैट में बदल रहा है, वो फैट जो तुम्हारे बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक रूप ले रहे हैं जिसको हम एडिपोसाइट्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि हमारे पास एक डायग्राम है जहां पे हम देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये क्या है, फैट का ड्रॉपलेट है, और ये हमारा क्या, देखो ये न्यूक्लियस हमने बताया यहाँ पे, तो ये फैट ड्रॉपलेट्स है, और ये डायग्राम है हमारा किसका, एडिपोसाइट्स का। हमने डायग्राम बताया किसका, एडिपोसाइट्स का, तो आप इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लोकेशन एंड रोल ऑफ एडिपोज टिश्यू, फिर हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यूज को स्टार्ट करेंगे। तो लोकेशंस का अगर हम बात करते हैं किसका, रोल और एडिपोज टिश्यूज का, इट इज फाउंड बिलो द स्किन। ओके सर, अराउंड द हार्ट, मतलब कि जो हमारा हार्ट होगा, हार्ट मसल्स होगा वहां पे भी हमारा प्रेजेंट होगा, और बिलो द आईबोल्स, आईबोल्स दैट मींस कि ये हमारा आई है उसके बिलो में भी हमारा होगा, और साथ के साथ इट एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी में ये इंसुलेटर के जैसा काम करता है और लॉस ऑफ हीट को लॉस करने में भी मदद करता है। अब हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यूज है, पहले आप आराम से इसको एक बार रिकॉल करो, नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाके देखो, हम लोग आराम से डेंस कनेक्टिव टिश्यूज को करेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेंस कनेक्टिव टिश्यूज को दो पार्ट में बांटे। सबसे पहला पार्ट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, दूसरा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। अब उसके बाद डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है कि जो फाइबर्स है और सेल्स है वो पैरेलली अरेंज है। पैरेलली अरेंज मतलब कि देखो ये पैरेलली अरेंज है ना, कैसा, ये पैरेलली अरेंज है, दैट मींस कि एक सीक्वेंस से अरेंज है ना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो डेंस इरेगुलर है, एज पर नेम सजेस्ट इरेगुलर, दैट मींस कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो हमारा कैसा है, वो कहीं ना कहीं इरेगुलर है। कैसा अरेंजमेंट है, देखो ये कैसा अरेंजमेंट है, इरेगुलर अरेंजमेंट है। तो इसीलिए हम इसको डेंस रेगुलर और इरेगुलर के बेसिस पे बांटे हैं कि फाइबर्स और सेल अगर पैरेलली अरेंज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। फाइबर हमारा इरेगुलर अरेंज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेंस इरेगुलर टिश्यूज। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज को भी दो पार्ट में हम लोग बांटे हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज का अगर हम बात करते हैं तो हमारा लिगामेंट होता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, टेंडोन होता है। जब हम बात करते हैं लिगामेंट के ऊपर तो कहीं ना कहीं ये हमारे बोन टू बोन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, बोन टू बोन को जोड़ता है। लिगामेंट हमारा क्या है, बोन टू बोन को जोड़ता है। पर यहाँ पे देखो मसल, ये हमारा जो टेंडोन्स है वो कनेक्ट मसल्स टू बोन। किसको कनेक्ट कर रहा है, मसल्स टू बोन कर रहा है। किसको कर रहा है, मसल्स टू बोन कर रहा है। ट्रिक यहीं पे है, टेंडोन मतलब मसल्स टू बोन, तो ये हमारा क्या है, मसल्स से बोन को कनेक्ट कर रहा है। ये देखो बहुत सारे फाइबर्स में होंगे, पर ये हमारा लिगामेंट क्या है, कोई एक लिगामेंट है जो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है हमारा किसको, बोन टू बोन। तो बोन टू बोन जो कनेक्ट होता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। ऐसे आप बॉल से भी याद कर सकते हो, बॉल मतलब कि जैसे कि बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट। अब उसके बाद आप सबसे इजी यही होगा कि इसका अपोजिट याद रखना, जैसे कि मसल्स टू बोन कौन कनेक्ट कर रहा है, टेंडोन। टेंडोन क्या बोलेंगे कि जो कनेक्ट करता है मसल्स से बोन को। लिगामेंट क्या बोलेंगे, जो हमारा कहीं ना कहीं बोन टू बोन को कनेक्ट कर रहा है। अब आगे आते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में हम लोगों को क्या पता रखना है। जब हम बात कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर तो हमको याद रखना है कार्टिलेज के ऊपर, और कार्टिलेज के बाद हमको पता रखना है बोन्स के ऊपर। अब कार्टिलेज और बोन्स को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं स्केलेटल टिश्यूज।
मतलब कि जो हमारा कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज को ही हम लोग स्केलेटल टिश्यूज भी बोलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर स्केलेटल टिश्यूज में हम लोगों को क्या क्या बात पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करते हैं स्केलेटल टिश्यूज, ये हमारा कैसा होता है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज होता है, दैट फॉर्म सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी। ये हमारे बॉडी के लिए एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क को फॉर्म करते हैं। सपोर्टिव फ्रेमवर्क मतलब एक तरह से सपोर्ट करते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं, शेप देते हैं। और ये दो टाइप्स का होता है, मैंने बोला था। सबसे पहला टाइप है हमारा कार्टिलेज, फिर दूसरा है हमारा बोन। अगर हम कार्टिलेज का बात करते हैं तो ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं कार्टिलेज के ऊपर तो ध्यान से सुनो। कार्टिलेज के कुछ फीचर्स है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फीचर्स के ऊपर हम बात करते हैं। जो कार्टिलेज होता है, मैट्रिक्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और सॉफ्ट होते हैं और प्लाइबल होते हैं। प्लाइबल मतलब कि इलास्टिक होते हैं और साथ साथ प्लाइबल मतलब प्रेस करोगे तो वो एक तरह से क्या है, प्लाइबल। प्लाइबल बोन कैसा होता है, नॉन प्लाइबल होता है, पर प्लाइबल मतलब कि जो कंप्रेस हो सके। तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स सॉलिड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, प्लाइबल होते हैं एज कंपेयर टू बोन्स। बोन्स के कंपेयर में ये कैसे होते हैं, प्लाइबल होते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इसमें इलास्टिसिटी भी होता है, क्यों इलास्टिसिटी देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं उसमें प्रेजेंट होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। Cells are called chondroblast which are widely spaced and matrix are reinforced। ठीक है, तो cells are called chondroblast which are widely spaced and matrix are reinforced by fibers। It provide flexibility and great tensile strength। तो कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और एक तरह से मजबूती प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। टेंसिल स्ट्रेंथ में बहुत ही मजबूती प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, कहीं ना कहीं हमारे फ्रेमवर्क को, जो जिसको फ्रेमवर्क दे रहा है। कार्टिलेज जहां पे प्रेजेंट है वहां पे मजबूती कार्टिलेज के कारण ही प्रेजेंट है। अब देखो इसका लोकेशन कहां कहां है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई थिंक कि आपको सब चीज क्लियर दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे टिप ऑफ नोज। अब इसका हम लोकेशन के ऊपर बात करते हैं तो लोकेशन हमारा कहां कहां है, टिप ऑफ नोज। टिप ऑफ नोज मतलब यहाँ पे। अब उसके बाद देखो एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर मतलब कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, जैसे कि हमारा क्या है, ट्रैकियल रिंग्स। ट्रैकियल रिंग्स मतलब मैंने बताया था कि ट्रैकिया के पास कुछ रिंग्स होते हैं। ट्रैकिया के पास कुछ रिंग्स होते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं, जो आप क्लास 10th में आगे पढ़ोगे, जो कहीं ना कहीं प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। बहुत सारा यहाँ पे मूवमेंट होता है ना, तो जिसके कारण से वो मजबूत बना के रखता है, तो वहां पे किसी भी तरह का ये कोलैप्स ना हो जाए ट्रैकिया, जब वहां पे एयर पास ना हो रहा हो या फिर किसी भी तरह का मूवमेंट हो रहा हो, तो उससे भी वो प्रिवेंट करके रखता है। कौन, हमारा ट्रैकियल रिंग, जिसको हम कार्टिलेजिनियस का बना होता है। लैरिंक्स जो हमको वॉइस बॉक्स है। प्यूबिक सिम्पैसिस। प्यूबिक सिम्पैसिस मतलब कि जो कहीं ना कहीं हमारा पैल्विक एरिया के पास जो एरिया होता है, जिसको हम प्यूबिक सिम्पैसिस बोलते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क मतलब कि इंटरवर्टिब्रल, वर्टिब्रा के पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क हम वर्ड यूज करते हैं। वहां पे आप जब डायग्राम में देखोगे इस तरीका से, वर्टिब्रा के पास एक कनेक्शन होता है। एक कनेक्शन होता है किसके साथ, रिब केस के साथ और इंटर मतलब वर्टिब्रा के साथ। वर्टिब्रा मतलब कि जो हमारा बैकबोन पीछे का है, ठीक है, और हमारा कहीं ना कहीं वर्टिब्रल कॉलम के साथ, इसीलिए हम उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब्स ईटीसी। ये सारी जगह पे हमारा क्या है, प्रेजेंट है, हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट है, जो आपको नाम एज इट इज याद रखना है। अब आपके पास क्या है, ध्यान से सुनो। अब आपके पास एक डायग्राम मैंने बनाया है, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम, जहां पे आप देख सकते हो कि मैंने एक सेक्शन को कट किया है, और वो सेक्शन में आप देख पा रहे होगे कि हमारे पास जो सेक्शन है, जहां पे हमने सबसे पहले पेरिकॉन्ड्रियम के ऊपर बात किया है। जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है वो क्या होता है, पेरिकॉन्ड्रियम है हमारा कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। पेरिकॉन्ड्रियम क्या है, ये देखो, ये है हमारा कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, और यहाँ पे हमारे पास है कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स। हमारे पास कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स है, जो हमारा कहीं ना कहीं एक इमेच्योर कार्टिलेज का सेल है। एक हमारे पास क्या है, इमेच्योर कार्टिलेज का सेल है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कि ये हमारे पास लेक्यूना है। लेक्यूना है, और लेक्यूना को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस विद इन मैट्रिक्स इन विच कॉन्ड्रोसाइट्स इज प्रेजेंट। तो कुछ कुछ बातें को मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, जो आपके बुक में दिया भी नहीं है, कि लेक्यूना में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, जो कहीं ना कहीं विद इन मैट्रिक्स इन विच कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पे देखो, कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे में फिर मैंने बताया कि ये मैच्योर कार्टिलेज सेल्स होते हैं। कैन बी, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और मल्टीपल भी हो सकता है लेक्यूना के अंदर। ये हमारा लेक्यूना है, इसके पास कॉन्ड्रोसाइट्स मैच्योर सेल्स होते हैं जो कार्टिलेज के, उसको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब हमारे पास आता है बोन्स। क्या होता है सर, बोन्स के ऊपर बताइए कि बोन्स को मजबूत कैसे बनाया जाए और बोन्स होता कैसे। अब ध्यान से समझो, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। सही तरीका का रूटीन रखो, बाकी सब सही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
बोन्स का अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो बोन्स होता है, जैसे कि मैट्रिक्स ऑफ बोन्स इज वेरी हार्ड बिकॉज सॉल्ट सच एज कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो साइड से 70% होता है, एंड प्रोटीन ओसिन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या क्या होता है, कैल्शियम एक सॉल्ट है, सबसे पहले सॉल्ट सच एज कौन कौन सॉल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट का सॉल्ट, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्ट जो साइड से 70% है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, ओसिन। ये तीन चीज, सबसे पहला कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा साइड से 70%, और प्रोटीन ओसिन प्रोटीन, जिसके कारण से क्या होता है, बोन्स हमारा स्ट्रांग होता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो बोन सेल्स होता है जिसको स्टियोब्लास्ट बोलते हैं, वो इम्बेडेड होता है हार्ड मैट्रिक्स में। द लॉन्ग बोन्स आर यूजुअली हॉलो, लॉन्ग बोन्स कैसे होते हैं हमारे, यूजुअली होलो होते हैं, कंटेनिंग कैविटी कॉल्ड एज मैरो कैविटी, इट इज फुल ऑफ बोन मैरो, ठीक है। और इस हमारे कैविटी में क्या होते हैं, बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब बोन्स के ऊपर बात करते हैं हम लोग कि आखिर बोन्स क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो हमारे पास बोन्स का क्रॉस मतलब ये ट्रांसवर्स सेक्शन है हमारे पास बोन्स का, जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोन्स का बात करते हैं। तो बोन्स में हमारे पास क्या क्या बात याद रखना है, सबसे पहला बात याद ये रखना है कि जो हमारे पास बोन्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक, जो हमारे पास बोन्स होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों होता है वहां पे। सबसे पहले ऑर्गेनिक का बात करते हैं तो 10 से लेकर 30% तक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जहां पे हम बात कर रहे होंगे ऑर्गेनिक में ओसिन प्रोटीन के ऊपर। इनऑर्गेनिक का बात करते हैं तो 70 से लेकर 90% हमारे पास होता है कैल्शियम सॉल्ट, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट, और फॉस्फेट का सॉल्ट होता है, इसको हम दो पार्ट में बांटे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जो उसके बाद ओसिन प्रोटीन है, और सेकेंड पार्ट जो हमने बात किया कि हमारे पास 70 से लेकर 90% हमारे पास क्या है, कैल्शियम का सॉल्ट है और फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब उसके बाद अगर हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं इसका और डिटेल में, तो ध्यान से देखो, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बोन, ठीक है। तो बोन को थोड़ा सा हम लोग कट करके ऐसे करके देखते हैं कि आखिर कैसा दिखता है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना। तो जब हम इसको कट करेंगे, एक और हम डायग्राम दिखाएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो ये है, ये लाइन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिओस्टियम बोल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं होता है हमारा क्या, कवरिंग ऑफ बोन्स होता है। फिर यहाँ पे होते हैं, जिस तरह से वहां पे सेल थे, यहाँ पे होते हैं स्टियोब्लास्ट सेल्स, जो एक तरह के इमेच्योर सेल है, ओके। अब हमारे पास क्या है, ये लेमेला है, ठीक है, रिंग ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिंग ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम लेमेला बोल रहे हैं। अब हमारे पास कुछ लैक्यूना है, लैक्यूना जहां पे क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, यहाँ पे इस स्पेस को क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बोन को देखते हैं एक अच्छी तरीका से। फिर से देखो, ये हमारे पास एक तरह से समझो कि हमारे पास ये क्या है, बोन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बोन है। अब ये जो हमारा बोन है, जो आप देख पा रहे होगे, ये कलर तो दिखेगा नहीं यहाँ पे, ये कलर, हाँ, ये जो हमारे पास बोन हमारे पास है, यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग रेड बोन मैरो से दिखाते हैं। और रेड बोन मैरो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो साइट होता है, साइट मतलब जगह, हीमोपियोसिस, हीमोपियोसिस मींस जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं, उसी को हम बोलते हैं पोइसिस मींस फॉर्मेशन होना, हीम मींस हीमोपियोसिस, हीमोपियोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो आप इसका स्पेलिंग एक बार चेकआउट कर लो गूगल से, ठीक है। 11th के एनसीईआरटी में ये वर्ड दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं रेफरेंस बुक क्लास 9th में भी बहुत सारे रेफरेंस बुक में ये पॉइंट लिखा हुआ होता है। अब आगे देखो, अब हमारे पास जब इसको हम लोग कट किए तो हमारे पास देखो कुछ इस तरह से हमको दिखेगा, कुछ इस तरह से हमारे को दिखेगा। अब आगे देखो, ये डायग्राम को एक और तरीका से हम देख सकते हैं, आई थिंक रिपीट हो गया ये वाला, ठीक है। अब चलो यहाँ से बोन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये वाला आपको रेड बोन मैरो के बारे में जानना था, आपने समझ लिया। अब आगे देखो, ज्यादा अब हेवरसेल केनाल क्या होता है, ये सब बहुत सारा बुक में दिया होता है, और ये कभी कभार नीट में भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि मेमेलियन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो हमारे बोन्स में हेवरसेल केनाल होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होते हैं, और ये हेवरसेल केनाल का होना मेमेलियन का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। ये नीट का क्वेश्चन भी था, एक समय आता था ये क्वेश्चन, और ये कहीं ना कहीं रेफरेंस बुक में कोई ना कोई रेफरेंस बुक में दिया होता है, वोल्कमैन केनाल, हेवरसेल केनाल, जो आपको पढ़ना नहीं है, आपका यूज का है नहीं। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड और वैस्कुलर टिश्यूज, फ्लूइड और वैस्कुलर टिश्यूज, जहां पे हम लोग देख पा रहे होंगे डिफरेंट WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जहां पे देखो ये शेप है हमारा न्यूट्रोफिल्स का, यूसिनोफिल्स का, बेसोफिल्स का, और ये हमारा लिम्फोसाइट्स का, मोनोसाइट्स का, और ये देखो प्लेटलेट्स है हमारे पास। अब आगे हम लोग बात करते हैं ब्लड और लिम्फ के ऊपर। ब्लड और लिम्फ आखिर होता क्या, ध्यान से समझना। देखो, तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहला पॉइंट। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा हैविंग अ वंडरिंग ऑफ फ्लोटिंग सेल्स, जिसको हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज है जिसके पास फ्लूइड मैट्रिक्स है, और ये फ्लूइड मैट्रिक्स को हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा, जिसके पास बहुत सारे कॉर्पस सेल्स है। जहां पे देखो ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स जैसे कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, साथ के साथ गैसेस और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और हार्मोन्स। तो ध्यान से समझना, ब्लड हमारा क्या है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को भी एक करता है ट्रांसपोर्ट, और साथ के साथ हम पूरा ब्लड का बात कर रहे हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का बात नहीं कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो मेनली ट्रांसपोर्ट करता ही है। तो अब हम लोग ब्लड के और डिटेल पॉइंट के ऊपर बात कर रहे होंगे, तो ध्यान से देखो प्लाज्मा का अगर हम बात करते हैं कि प्लाज्मा के बारे में आपको क्या क्या जानना है, तो प्लाज्मा में आपको सबसे पहला पॉइंट ये जानना है कि जो प्लाज्मा हमारा होता है वो 55% होता है। कितना परसेंट होता है? 55% होता है हमारे ब्लड का, मतलब कि ब्लड का प्लाज्मा 55% होता है। कितना परसेंट होता है? 55%। इट कंस्टिट्यूट 90 to 91%, और जिसमें से 90 से 91% इसमें क्या होता है, वाटर होता है, और हमारे पास 7% क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन होता है, और वो भी प्रोटीन बहुत तरह का होता है, जैसे कि हमारे पास हो गया अल्ब्यूमिन, ठीक है। और कभी कभार ये नीट में क्वेश्चन भी पूछता है कि अल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन होता है, फिब्रिनोजेन का क्या फंक्शन होता है। तो एक ऑस्मोटिक बैलेंस कराता है, एक फिब्रिनोजेन का तो अलग फिब्रिन प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो फिब्रिनोजेन, और उसके बाद ये हमारा 0.9% क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि फिब्रिनोजेन, उसके बाद अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो आपके बुक में भी नहीं लिखा होगा, तो आपको अल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजेन के बारे में, और ग्लोबुलिन हाँ दिया हुआ तो है, ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में। तो 0.9% हमारा क्या इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ETC। ये सारा प्लाज्मा के पार्ट है। तो प्लाज्मा में आपको सबसे पहला पॉइंट याद ये रखना है कि ये आपका 55% ब्लड का पार्ट लेता है, जिसमें से 90 से 91% आपका वाटर होता है, और साथ के साथ आपके पास 7% प्रोटीन होते हैं, जिसमें से अल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गया, फिब्रिनोजेन हो गया, ग्लोबिन हो गया। आप कमेंट सेक्शन में लिखो ये तीनों प्रोटीन का क्या काम होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। सोचो नीट लेवल पे क्वेश्चन आता है ये तीनों प्रोटीन के फंक्शन से। 0.9% फिब्रिनोजेंस, 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कॉर्पसेस के बारे में। तो देखो यहाँ पे 45%, जैसे कि हमने पढ़ा कि 55% तो हमारे पास क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। 45% ब्लड का पार्ट होते हैं जिसको हम कॉर्पसलेस बोलते हैं, जो 45% होते हैं। सबसे पहला कॉर्पसलेस सेल्स में हम लोग आरबीसी के ऊपर बात कर रहे हैं। आरबीसी जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, ध्यान से समझो। जब हम आरबीसी का बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें होते हैं रेड कंटेनिंग रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में भी आरबीसी का हायर एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के साथ अटैच होने का। दैट मींस कि ज्यादा अट्रैक्शन होता है, ज्यादा लव होता है, ज्यादा एफिनिटी का मतलब यही होता है कि ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होने का, क्योंकि यहाँ पे होते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन होते हैं रेड पिगमेंट, जिसमें हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीम मिस होता है आयरन। दैट मींस कि आयरन कंटेनिंग 4 आयरन Fe होता है, जो आप 11th में पढ़ोगे। अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं, बस अभी आप इतना भी याद रख लो कि हम इसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आगे क्या हम लोग को देखना है, WBCs के बारे में, दैट मींस कि ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो WBC ल्यूकोसाइट्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट अगर हम आपसे पूछे तो आपको क्या पता होना चाहिए, ध्यान से देखो कि इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड सोल्जर्स। क्या बोलते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। इसको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये इरेगुलर शेप का होता है, एमोबॉइड शेप का होता है। इरेगुलर मतलब कि नॉट अ फिक्स शेप, एमोबॉइड मतलब कि इस तरह का, ठीक है। एमोबॉइड मींस अमीबा कैसा होता है ना। फैगोसाइटोसिस सेल्स ये होते हैं हमारे, जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को इनगल्फिंग बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये जो हमारे WBC होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। सोल्जर बॉर्डर पे खड़ा होकर क्या करते हैं, फाइट करते हैं। फाइट दैट मींस कि वो रक्षा करते हैं देश को। उसी तरह से हमारे बॉडी के भी WBCs होते हैं, जो सारे सेल्स जो अनवांटेड सेल्स होते हैं, दैट मींस कि हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरियल सेल होते हैं, जो हमारे बैक्टीरियल सेल्स जैसे कि अदर फॉरेन पार्टिकल्स, जो हमारे बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल्स है, वो उसको क्या करते हैं, वो इनगल्फ करते हैं और उसको डेड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोगों को क्या जानना है, देखो ध्यान से। अब हमारे पास है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेल्स, जो हमारे WBCs के सेल्स होते हैं। उसमें से सबसे पहला सेल्स जो होता है हमारा मोनोसाइट्स,
ठीक है, हमारे पास कौन सा सेल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, फिर हमारे पास होते हैं लिम्फोसाइट्स, फिर हमारे पास होते हैं बेसोफिल्स, फिर हमारे पास होते हैं न्यूट्रोफिल्स, फिर हमारे पास होते हैं यूसिनोफिल्स। तो अगर आपको कुछ काम करना है तो आप क्या करो, ये सारे सेल्स का फंक्शंस एक एक लाइन में लिखो, दैट इज योर होमवर्क, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेल्स होता है। ब्लड टेस्ट कराने जाओगे तो आपको ये सारा सेल्स का नाम और आपके बॉडी में कितने प्रेजेंट है ये आपको दिखेगा। मोनोसाइट्स, ये 5 तरह का WBC का सेल्स है, जैसे कि हमारे पास है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स। यूसिनोफिल्स आप देखोगे कि एलर्जी के वक्त हमारा ये रिलीज होता है, इसलिए हमारा डॉक्टर क्या है, एंटी हिस्टामिन चलाता है, ये हिस्टामिन को रिलीज करता है और डॉक्टर क्या चलाएगा, एंटी हिस्टामिन, ठीक है, बहुत सारा एंटी हिस्टामिन का टैबलेट चलाता है। फिर हमारे पास क्या है कि हमारे पास बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ब्लड प्लेटलेट्स और थर्मोसाइट्स। इसके बाद हम लोग WBC पढ़ लिए, RBC पढ़ लिए, अब हम लोग प्लेटलेट्स के ऊपर बात करते हैं। ये प्लेटलेट सर होता क्या है, ये प्लेटलेट स्पिंडल शेप का होता है। कैसा शेप होता है, स्पिंडल शेप का होता है। उसके बाद विच इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, इसका काम क्या होता है, क्लोटिंग करना, ब्लड का क्लोटिंग करवाता है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, थर्मोकाइनेज, थर्मोप्लास्टिन, थर्मोकाइनेज, ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आप 11th में पढ़ोगे, कैसे मैकेनिज्म्स होता है ब्लड क्लोटिंग का, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट मींस कि जो हमारा मस्कुलर टिश्यूज है। तो आप आराम से थोड़ा सा ब्रेक लो और उसके बाद फिर आप मस्कुलर टिश्यूज यहां से स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज होता है। क्यों मस्कुलर टिश्यूज इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आप देख पा रहे कि जितना भी हमारा क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, जितना भी हमारा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा किसके थ्रू हो रहा है, हमारे बॉडीज में जितने भी हमारे मूवमेंट हो रहे हैं, मूवमेंट आर ब्रॉट about in our body with the help of muscular tissues. They are long fibers, they are long fiber cells, जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यूज आर अटैच्ड टू द बोन्स। मस्कुलर टिश्यूज किससे अटैच है, जैसे हम मान लो कि हमारा क्या है, बोन्स है। अब ये यहाँ पे क्या होता है, पूरा में मसल्स अटैच होता है, तो मस्कुलर टिश्यूज आर अटैच्ड टू बोन्स फ्रॉम द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड इन द हार्ट। तो कहीं ना कहीं इंटरनल ऑर्गन का वॉल फॉर्म करता है, जैसे कि हमारा क्या इंटरनल ऑर्गन कोई है हमारे पास, मान लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास यही है, किडनी है, तो किडनी में तो हमारा पूरा में मस्कुलर टिश्यूज है, ठीक है। पर अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है, या फिर हम बात करते हैं कि जो हमारा रिब केज है ना, रिब केज है, तो रिब केज जो है हमारा, तो रिब केज के ऊपर ऊपर की कवरिंग में क्या होगा, सारा में मसल्स होगा ना, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सारा में मसल्स होगा। इस यहाँ पे अगर ट्राइसेप या बाइसेप्स क्या है, हमारा मसल्स है, सारा क्या है, मसल्स है। हमारे पास यहाँ पे हड्डी भी है, पर इसके ऊपर हमारा क्या है, सारा मसल्स है, तो मसल्स अटैच होता है किसके साथ, बोन्स के साथ। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मस्कुलर टिश्यूज आर अटैच टू द बोन्स एंड फॉर्म द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड इन द हार्ट। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, स्ट्रक्चर हमारा क्या है। स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम बात करते हैं और फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं, तो हमको जानना होगा कि जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज जो कॉन्ट्रैक्ट करे, तो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। यहाँ पे होते हैं, हम आपको पता होना चाहिए, मसल्स का प्रॉपर्टी होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी करने का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो यहाँ पे जो हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज होते हैं वो बने होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर से, और उसका फंक्शन क्या होता है, कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। वो कॉन्ट्रैक्शन करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स भी कर सकता है। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो थक भी जाते हैं, कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो टू गिव शेप टू द बॉडी एंड हेल्प द मूवमेंट, ठीक है। तो इसका फंक्शन, दो फंक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कराता है मसल्स में और रिलैक्सेशन कराता है, और शेप एंड द शेप देता है और मूवमेंट करने में मदद करता है। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज को हम लोग देखते हैं, तो टाइप्स के बेसिस पे हम लोग ने कितना में बांटा है इसको, हमने बांटा है सबसे पहले स्ट्राइटेड मसल्स। कितना में बांटा है मैंने, थोड़ा सा इसको छोटा करते जूम, हाँ अब देखो, तो टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज में हमने स्केलेटल को स्ट्राइटेड और जिसको हम स्केलेटल मसल्स में बांटे हैं। उसके बाद हमारे पास है नॉन स्ट्राइटेड जिसको हम स्मूथ मसल्स में बांटे हैं। फिर तीसरा हमारे पास कार्डियक मसल्स। अब हम एक एक करके डीप में पढ़ते हैं कि आखिर स्ट्राइटेड मसल्स क्या होता है, जिसको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, स्केलेटल मसल्स का जब हम बात करते हैं तो ये हमारे बोन से अटैच होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस मसल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल। ये कैसा होता है, हमारा मसल्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स विद अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। यहाँ पे क्या होते हैं, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। आप इसको ऐसे करके भी देख सकते हो, आप इसको ऐसे करके भी देख सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है, डार्क और लाइट बैंड। जैसे मान लो इसको लाइट बैंड मान लो, ठीक है, इसको लाइट बैंड मान लो, तो इसको क्या मानोगे, डार्क बैंड मानोगे। यहाँ पे बहुत सारा चीज होता है जो आप क्लास 11 के लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ोगे। यहाँ पे जेड लाइन होता है, हैंसन जोन होता है, ठीक है। तो जो आपको अभी नहीं पढ़ना है,
तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारा जोन जो होता है, जब आप एक मसल्स को अगर आप देखो ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे ये आपके पास मसल्स है, जब आप इसको जूम आउट करोगे तो इसके अंदर बहुत छोटा छोटा क्या होता है, मसल्स के बंडल्स के फॉर्म में ये होते हैं। इसके अंदर होते हैं मसल्स फाइबर, फिर हमारे पास बहुत सारे फिलामेंट होते हैं, अंदर में भी बहुत छोटे छोटे फिलामेंट होते हैं। तो उसको भी जूम करोगे तो आपको लाइट बैंड और डार्क बैंड मिलेगा। और जब अगर गलत तरीका से आप एक्सरसाइज कर रहे हो या जिम ज्वाइन किए हो तो जिम कर रहे हो, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, आपका मसल्स का डिसलोकेशन हो सकता है और मसल्स में स्ट्रेन आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं आपके मसल्स में। तो कभी भी या तो आप एक्सरसाइज बिगनर किसी के गाइडलाइन में करो, ज्यादा बेटर होगा, या फिर मसल्स का डैमेज होना जरूरी मतलब निश्चित हो जाता है अगर आप सही तरीका के गाइडलाइन से नहीं करते हो तो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मसल्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, जो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर शेप देता है हमारे बॉडी को। मसल्स का ट्रेनिंग भी होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स कि आपको काम करते रहना जरूरी है। काम नहीं करोगे तो मसल्स क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। स्टक मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास क्या है कि इसी डायग्राम को हम लोग थोड़ा और अच्छी तरीका से समझते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पॉइंट को हम न्यूक्लियाई बोले हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मायोफिब्रिल है। क्या हमारे पास मायोफिब्रिल है, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोलेमा, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो मैंने बस यहाँ पे दिखाया है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ स्ट्राइसंस है। स्ट्राइसंस मींस फेंट स्ट्राइसंस मींस दाग टाइप का। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला है कि हर एक फाइबर इज इनक्लोज बाय थिन मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। ठीक है, तो हर एक फाइबर के पास क्या होता है, थिन मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा, ये आउटर हमारा क्या है, सार्कोलेमा है। आप शब्द सुन पा रहे हो, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम सेल लेमा बोलते हैं ना, आउटर कवरिंग, उसी तरह से इसका कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं, इनक्लोज विद द सार्कोलेमा। तो हर एक फाइबर जो इनक्लोज होता है थिन मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। अब उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। यहाँ पे देखो सार्कोप्लाज्म लिखा हुआ है, दिस मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, जो स्ट्राइटेड मसल्स होता है वो टायर्ड हो जाता है, दैट मींस कि काम करते करते टायर्ड हो जाता है। अब हमारा हाथ है, हम दिन भर तो इससे लिख नहीं सकते, वी नीड रेस्ट। 1 घंटा 15 मिनट के बाद हमको क्या रेस्ट चाहिए। जब रेस्ट चाहिए तो कहीं ना कहीं ये हमारे कंट्रोल में है। अभी इसको ऊपर चाहे तो ऊपर लेके जा सकते हैं, ऐसे लेके जा सकते हैं, ऐसे हम अब कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कंट्रोल में, दैट मींस कि ऐसा मसल्स जो टायर्ड हो रहा है, ठीक है, और जिसको रेस्ट का जरूरत है, वो वॉलेंट्री मसल्स होगा ना, एटलीस्ट हमारा क्या होगा, वॉलेंट्री मसल्स होगा। अब हमारे पास क्या है, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। तो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स को हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। इसका लोकेशंस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ स्टमक। ये कैसे, कहां पे होगा, हमारा वॉल ऑफ स्टमक में होगा। ठीक है, वॉल ऑफ स्टमक में होगा ये हमारा मसल्स, स्मूथ मसल्स कहां पे होगा, वॉल ऑफ स्टमक में होगा, इंटेस्टाइन में होगा और यूरिनरी ब्लैडर में होगा। कहां पे होगा, इंटेस्टाइन में होगा, यूरिनरी ब्लैडर में होगा और ब्रोंकाई में होगा और आइरिस ऑफ आई। आइरिस मतलब कि आपको पता होना चाहिए, जब आप आई का पार्ट पढ़ोगे तो उसमें आइरिस मसल्स होता है ना, आइरिस मसल्स होता है, सिलेरी मसल्स होता है। तो आइरिस मसल्स में हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है नॉन स्ट्राइटेड और स्मूथ मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड और स्मूथ मसल्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसके ऊपर देखो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहां पे होता है, जब हम लोग फूड खाते हैं तो देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकरिंग, दैट्स व्हाई हमारा फूड क्या होता है, माउथ से क्या होता है, इसोफेगस से पास होते होते स्टमक में जाता है। तो दैट इज अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि माउथ से लेके गट तक। अब उसके बाद देखो हमारा कहीं ना कहीं स्मूथ मसल्स के थ्रू होता है। ये किसके थ्रू होता है, स्मूथ मसल्स के थ्रू होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, आगे देखो स्ट्रक्चर को, स्मूथ मसल्स के स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे बोला है कि दे आर नॉट इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन बट मेनी फाइबर्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय बंडल्स। अब देखो ये कोई किसी मेम्ब्रेन से नहीं होते, पर ये एक बंडल मैंने बनाया है, इस तरह का बहुत सारे बंडल आपस में कैसे होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। कैसे होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। रोल इसका अगर आपसे 2 वर्ड में पूछे तो आप बोलोगे इनवॉलेंट्री मूवमेंट करता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये सारे क्वेश्चन में रहेंगे, तो स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। लास्ट हमारा मसल्स होता है कार्डियक मसल्स, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कार्डियक मसल्स को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो कार्डियक मसल्स में आपको क्या बात याद रखना है, ध्यान से सुनो। तो कार्डियक मसल्स में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि लोकेशंस क्या होता है। कार्डियक मसल्स का लोकेशन क्या है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में हार्ट के पास होता है मसल्स फाउंड इन अ वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के वॉल में हमारे क्या होते हैं, ये मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, वॉल में क्या होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे हार्ट का ये चैम्बर है, ठीक है,
हार्ट का ये चैम्बर है, 4 चैम्बर मैंने बताया। तो इसके वॉल में क्या होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका रोल क्या होता है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि देयर स्ट्रक्चर आर बिटवीन द स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं सर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड के बीच में होता है। स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड के बीच में होता है, नॉट ए स्ट्राइटेड बोल सकते हैं, नॉट ए नॉन स्ट्राइटेड बोल सकते हैं, उसके बीच का। दे आर सिलेंड्रिकल, ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। आप देख पा रहे होगे कि ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। दे आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, और कैसा है, ब्रांच्ड है। ब्रांच मतलब कि हम आपको एक डायग्राम और नीचे बना के दिखाएंगे। आप देख सकते हो कि आपस में ये क्या है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ब्रांच दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ब्रांच। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ब्रांच, ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वर्ड ब्रांच। अब हमारे पास क्या है, दे आर स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, ये हो गया। दे आर सिलेंड्रिकल ब्रांच फाइबर्स विथ फैंट स्ट्राइसंस। फैंट स्ट्राइसंस मतलब कि यहाँ पे स्ट्राइसंस आपको दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइसंस आपको दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क दिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन आता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसमें होता है, तो आप क्या बोलोगे, कार्डियक मसल्स में हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। 2 न्यूक्लियाई होता है, यहाँ पे सेल्स में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नोट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखो। तो अगर हम नोट का बात करते हैं, तो ये जो मसल्स होता है, ये जो हमारे पास मसल्स है, हैव रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन, दिस मसल्स हैव रिथमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन अकर थ्रू आउट द लाइफ। ये मसल्स में क्या है, हमारे पास क्या है, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है थ्रू आउट लाइफ। तो दिस इज द नोट, कि आपको क्या है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आज हमको हार्ट मसल्स को काम नहीं करने देना है, तो आज हम सोचे के सोएंगे और हमारा ये काम नहीं करेगा, क्या ऐसा होगा, क्या नहीं होगा। ये हमारा क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारा क्या है, पूरे लाइफ तक दिखाता है। अब हमारे पास क्या है कि एक मसल्स जो कार्डियक मसल्स है, उसको हम कट करके उसको हम ऐसे देखते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर ये देखने में कैसा लगता है। तो कुछ कुछ टर्म है, ध्यान से सुनना। जैसे कि हमारे पास देखो, ये एक मसल्स बंडल का मैंने नाम दे दिया है, और यहाँ पे क्या है कि पेरीमाइसियम, सबसे ऊपर वाला लेयर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरीमाइसियम। फिर ये मसल्स बंडल का लेयर को, मतलब मसल्स फाइबर जिसको हम बोले, इसका आउटर लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोमाइसियम। फिर हमारे पास क्या है, इस लेयर को जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एपीमाइसियम। ये कहीं ना कहीं मसल्स के अराउंड मसल्स, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये मसल्स को कट किए। अब ये मसल्स को जब हम कट किए, तो इसके आउटर वाला को हम क्या बोले, एपीमाइसियम, जो होल मसल्स के साथ है। अब इसके पास भी जब हम इसको यहां से कट करके देख रहे हैं ऐसे, तो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि एक तरह से मसल्स फाइबर बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये मसल्स फाइबर है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पूरा ये वाला क्या है, मसल्स बंडल, ये हमारा इसके अंदर क्या है, मसल्स फाइबर है। अब इसको तुम बाहर निकालोगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, मसल्स फाइबर के अंदर भी फिलामेंट होता है, जो आप क्लास 11 में पढ़ोगे कि फिलामेंट आपको देखने को मिलता है। अब उतना डीप जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने बताया है। अब कंबाइंड डायग्राम जो आपको एक देखना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आपके पास क्या है, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में आप देख पा रहे होगे कि आपके पास स्ट्राइसंस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल्स, जहां पे किसी भी तरह का स्ट्राइसंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पेरिस्टाल्टिक और इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट करता है। और स्केलेटल मसल्स तो आपका क्या है, वॉलंटरी होता है, जो आपके कंट्रोल में होता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पे देखो, आपके पास ब्रांच आपको दिख रहा है ना, ये ब्रांच टाइप का है, और यहाँ पे स्ट्राइसंस भी है, ठीक है। तो इसमें आपको स्ट्राइसन आपको दिख रहा होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है नर्वस टिश्यूज। जब हम नर्वस टिश्यूज का बात करते हैं, तो नर्वस टिश्यूज में हमको क्या क्या पता होना चाहिए, कि जब हम लोग नर्वस टिश्यूज के ऊपर बात करते हैं, तो नर्वस टिश्यूज क्या होता है। नर्वस टिश्यूज तो एक तरह से समझो कि हमारा एक तरह से बहुत ही वास्ट टॉपिक अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले समझो फंक्शनल टिश्यूज जो होते हैं नर्वस टिश्यूज के, जिसको हम नर्व सेल बोलते हैं और न्यूरॉन बोलते हैं, जिसका डायग्राम हम अभी कुछ सेकंड में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले समझना, हमारे बॉडी में नर्व सेल जो होते हैं, वो न्यूरॉन वहां पे भरा पड़ा है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जितने भी स्टिमुलस है, जितने भी तरह का फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो भी हम फील कर पा रहे हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे कुछ चुभाएं, स्किन में रिसेप्टर सेल होंगे, नर्व सेल होंगे, जो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, ब्रेन के पास मैसेज पहुंचा रहा है। हमने कोई हॉट बॉडी को टच किया, अब जब हॉट बॉडी को टच किया, तो हमने टच करने के बाद जो महसूस किया, वो किसके बदौलत महसूस कर पा रहे हैं, वो न्यूरॉन्स के बदौलत, मतलब नर्व सेल्स के बदौलत। तो ये फंक्शनल यूनिट होता है, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ब्रेन का, ठीक है। तो जिसको हम न्यूरॉन बोल रहे हैं, तो फंक्शनल यूनिट किसका होता है, ब्रेन का, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से समझना, ये हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होता है सारे एनिमल्स में, ताकि जो एनिमल्स
के चीजों को परसीव कर सके और उसके स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सके। जैसे कि हॉट बॉडी को आपने टच किया तो बोलोगे मेरे को 10 मिनट और टच कराओ, मजा आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। जब आपको करंट लग रहा है तो या फिर कोई बच्चा जो 2 महीना का भी अगर उसको भी करंट लग रहा है तो वो भी रोएगा, वो भी एक सिग्नल देगा कि मेरे लिए सही नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ऐसे बने हुए हैं कि खतरा से हम लोग डिटेक्ट हो जाते हैं और वहां से हम लोग अपने आप को हटा लेते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको यहाँ पे समझना था। अब हमारे पास क्या है कि न्यूरॉन्स का फंक्शन है जो आपको समझना है, ध्यान से देखो। तो न्यूरॉन्स का फंक्शन हमारे पास है, देखो जैसे कि हमारे पास ये क्या है, डेंड्राइट है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो डेंड्राइट होता है, ये जो डेंड्राइट है ये क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है। ये जो डेंड्राइट मैंने बताया, जैसे ये हमारा क्या है, डेंड्राइट है, ये क्या है, डेंड्राइट है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करता है, सिग्नल्स को लेता है और सिग्नल्स को लेते लेते ये क्या है, हमारे पास लिया सिग्नल्स। और अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाना चाहे शॉर्ट में तो ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहाँ इस तरह से इसमें क्या है, बहुत सारा डेंड्राइट जुड़ता है और बहुत सारा फिर न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। ये हमारे पास देखो क्या है, ये हमारे पास डेंड्राइट है जो सिग्नल्स को लेता है। यहाँ पे बनते हैं हमारे साइनेप्स फॉर्मेशन होते हैं, वो साइनेप्स फॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रिकल में आएगा, इलेक्ट्रिकल से जाएगा यहाँ एक्सोन के पास जाएगा सिग्नल, फिर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा जो साइनेप्स का फॉर्मेशन करेगा, फिर से यहाँ इलेक्ट्रिकल से एक्सोन पे जाएगा। अब सबका नाम डिटेल में देखते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पे होते हैं हमारे पास निसिल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, आप 10th में आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अच्छा से पढ़ोगे। निसिल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं न्यूक्लियस, फिर ठीक है, यहाँ पे होता है हमारे माइलिन शीट जो एक तरह से इंसुलेशन का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, माइलिन शीट है जो एक तरह से इंसुलेशन का काम करता है। फिर हमारे पास नोड ऑफ रेनबियर है, ये जो गैप आपको दिख रहा है, गैप बिटवीन माइलिन शीट, जिसको हम नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सोन टर्मिनल हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, क्या है, ध्यान से सुनो। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं साइनेप्टिक नोव, इसको बोल रहे हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। और यहाँ पे बड़े होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। सर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, डोपामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, बहुत सारे हमारे केमिकल्स, गावा, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो जब जरूरत होता है हमारे ब्रेन में निकलते हैं और ये हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, एज पर कंडीशन हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो आप चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इंप्रूवमेंट जो हमारा अगर नेक्स्ट लेक्चर होगा तो इंप्रूवमेंट के ऊपर होगा, अगर लेक्चर का बात करते हैं, और इंप्रूवमेंट बचा हुआ है सेल का भी हम लेक्चर अच्छी तरीके से बना देंगे। और आपका जो भी अभी सेल और इंप्रूवमेंट और टिश्यूज, यही 3 चैप्टर है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है वो हमारा आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा इस चैप्टर का होगा टिश्यूज से, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन को कर रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू।